उसको बंद करके आइए, गेट बंद। आप लोग को आज बताएंगे माइनर एंड कोफैक्टर्स। एलिमेंट्स का माइनर कोफैक्टर होता है, वो क्या होता है। साथ में कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालना, कॉलिनियरिटी का टेस्ट करना और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना। लास्ट जो 3 बात बोले हैं, जो लोग 11th में 2D पढ़े हैं उनको पता है, लेकिन ये 12th में पूछा जाता है, इसलिए नहीं पता है तो उसको हम पता बताएंगे, तो उसको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले माइनर कोफैक्टर आपको सिखाते हैं कि होता क्या है। माइनर एंड कोफैक्टर, देखिए शांत हो जाइए। कोई भी डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए डेल्टा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3। तो सबसे पहला देखिए, माइनर माइनर या कोफैक्टर्स एलिमेंट का होता है, डिटर्मिनेंट का नहीं होता है। किसका होता है? एलिमेंट का होता है। तो माइनर और कोफैक्टर किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का होता है। मतलब यहाँ पर 9 एलिमेंट्स है, तो 9 माइनर होगा और 9 क्या होगा? कोफैक्टर्स होगा। क्लियर? अब क्या होगा, कैसे होगा, वो आप सीखेंगे। बहुत लोग अब स्टूडेंट ये सब में ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए पहला बात बोले तो ध्यान रखिए कि माइनर कोफैक्टर किसका होता है? एलिमेंट्स का होता है। डिटर्मिनेंट का को जो एलिमेंट्स होता है वो एलिमेंट का होता है, इंट्रीज का होता है। अब कैसे होता है उसको समझ आते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले माइनर के बारे में देखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय लिविंग ith रो एंड jth कॉलम इज कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट aij। इस aij कोई एलिमेंट है तो ऐसा लिखा जाता है, तो आप इसके बारे में परिचित है। ये ith रो का है और क्या? jth कॉलम का। हम क्या बोल रहे हैं, अगर इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है तो उसके माइनर का मतलब होता है ये ith रो में होता है तो ith रो को छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए का मतलब छोड़ दीजिए। और जेथ कॉलम में होता है तो जेथ कॉलम को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनता है वही डिटर्मिनेंट को उस एलिमेंट का माइनर बोला जाता है। इस दूसरे वर्ड में ऐसे कह सकते हैं, कोई एलिमेंट का माइनर निकालना है तो वो जिस रो में है, आई है तो ith रो में होगा, तो उस रो को लीव कर दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए। और जिस कॉलम में होता है उसको छोड़ने के बाद जो डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन बचता है उसी को डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए। जो डिटर्मिनेंट बनता है उसी को उसका क्या बोलते हैं? माइनर। और अगर aij एलिमेंट है तो उसका माइनर को mij से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, पोजीशन के फॉर्म में। अब जैसे देखिएगा, हमको अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो एलिमेंट को हम पोजीशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किस रो में है? दूसरा में, तो A2 हो जाएगा। किस कॉलम में है? तीसरा में, तो A2 3 हो जाएगा। इसका माइनर लिखना है तो m ऑफ किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे नहीं होगा। और क्या बताए हैं, इसका माइनर लिखना है तो ए एलिमेंट जिस रो में है, मतलब दूसरा रो में है तो दूसरा को ढक दीजिए, और तीसरा कॉलम में है तो तीसरा को ढक दीजिए, या ढकने मतलब छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद जो एक्सप्रेशन बचता है उसको डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए, तो क्या बनेगा? A1 A2 और C1 C2। तो बचेगा आपका A1 A2 और क्या? C1 C2। इसका वैल्यू भी आप निकाल के लिख सकते हैं, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, उससे मतलब नहीं, वो तो जानते हैं। समझ में आया बात? तो ये होता है माइनर का मतलब। और कोफैक्टर का क्या मतलब होता है आप समझिए। कोफैक्टर माइनर में कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij लिखना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij लिखना है, तो माइनर में उसका पोजीशन का साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए। पोजीशन का साइन आप लोग जानते हैं, तो साइन ऑफ पोजीशन इनटू माइनर मींस माइनर निकालना सीख चुके हैं। माइनर में अगर पोजीशन का साइन मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसी को कहा जाता है कोफैक्टर। आप जानते हैं पोजीशन के साइन एक प्लस माइनस अल्टरनेट करके सिखाए हैं। और दूसरा, पोजीशन के टर्म में आप जानते हैं
अगर ए आई जे एलिमेंट है तो उसका साइन क्या होता है, पोजीशन का साइन माइनस पर पावर आई प्लस क्या जे और इनटू माइनस। मीन्स अब आपसे पूछते हैं, और एक बात आप बोल देते हैं पहले, को फैक्टर को डिनोट करते हैं सी माइनर है तो पहला लेटर उसका एम और पोजीशन जो एलिमेंट का वो लिख देते हैं। उसी टाइप से को फैक्टर है तो उसका पहला लेटर सी और जिस एलिमेंट का उसका पोजीशन लिख देते हैं आई जे। ठीक है, या समटाइम्स कैपिटल ए आई जे से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जनरली सी आई जे से डिनोट करते हैं। तो हमको इसका को फैक्टर अगर लिखना है तो किससे डिनोट करेंगे, सी ऑफ क्या, बोलिए जल्दी से, आई जे, मतलब 2 3 और क्या, ए ऑफ क्या 2 3 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका वैल्यू लिखेंगे। इसका पोजीशन का साइन, तो पोजीशन का साइन दो तरीका है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पोजीशन का साइन माइनस हो गया और माइनर एम ऑफ क्या, एम ऑफ 2 3 और इसका जो भी वैल्यू है निकाल कर रखो। समझ में आया माइनर? अब आप लोग बताइए कि अगर हमको इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो क्या लिखें। सबसे पहले इस एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए ऑफ तीसरा रो और पहला कॉलम 3 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके माइनर को निकालना है तो एम ऑफ क्या 3 1 लिखेंगे और वो क्या होता है, जिस रो में है जिस कॉलम में है ढक दीजिए, यही बना। तो आप इसको लिख सकते हैं A2 A3 B2 B3। क्लियर है? अगर माइनर निकालना है तो बस इसमें पोजीशन का साइन मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर इसका को फैक्टर, सॉरी माइनर बोल रहे हैं, को फैक्टर निकालना है तो 3 1 ऐसे लिखेंगे, तो इसका पोजीशन का साइन प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो और इनटू क्या एम ऑफ 3 1। तो माइनर को फैक्टर क्लियर हो गया। चलिए कुछ नॉन प्रॉब्लम में इसको निकाल के देखा जाए कैसे हो। तो निकाल के प्रॉब्लम में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कहा गया फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स दिस एंड दिस। ये दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, दोनों डिटर्मिनेंट का सभी एलिमेंट का माइनर और को फैक्टर निकालना है। तो इसका माइनर निकालेंगे तो 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर होगा और 4 क्या को फैक्टर होगा। इसका सभी एलिमेंट का निकालेंगे तो इसमें 9 एलिमेंट है तो सभी 9 एलिमेंट का माइनर होगा और क्या 9 क्या को फैक्टर होगा। तो सबका माइनर को फैक्टर बस निकालना है। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका कंसेप्ट क्लास नोट्स 2 में मिलेगा और प्रॉब्लम्स ईपी 2 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1। तो हम कुछ का निकालते हैं, कुछ का आप निकालिए। तो देखिए हमको इसका निकालना है तो माइनर ऑफ अगर हमको 1 निकालना है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो m ऑफ क्या, ये पहला रो पहला कॉलम M11 से रिप्रेजेंट करेंगे, होगा जी। तो M11 कहीं बोल दिया जाए या कोई एलिमेंट को ऐसे माइनर ऑफ दैट एलिमेंट बोला जाए, दोनों का मतलब सेम है। और इसको निकालना है तो क्या बताए हैं, ये एलिमेंट जिस रो में होगा ऐसे लिख देते हैं तो पता चलेगा, बाद में एक जगह लिख देते हैं 1 2 है और A 3 4 है, तो इसी 1 का हमको निकालना है। तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटाने के बाद जो बचता है वही होगा। तो 4 और देखिए ये 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, यही बहुत बार अब ये मॉडुलस की तरह दिखता है, लेकिन ये एक इसको आप बोलेंगे क्या, ये 1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। अभी तक नहीं ना आया था, आ गया। ऐसा भी समटाइम्स दे देता है, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो 1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जनरली 2 वर्टिकल लाइन के अंदर में नहीं लिखते हैं, लेकिन कहीं लिखा भी हुआ है, बोल दिया है कि डिटर्मिनेंट को परेशान नहीं होना है। जनरली सिंपली वो एक्सप्रेशन लिख दिया जाता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। तो अब सिंगल एक्सप्रेशन को क्यों हम 2 वर्टिकल लाइन के अंदर में लिखेंगे, लेकिन कहीं कहीं लिख भी दिया जाए तो परेशान नहीं हो जाना है। वो भी क्या है 1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, उसका वैल्यू सीधा वही डिटर्मिनेंट, ये नहीं कि माइनस रहेगा तो प्लस करके लिख दीजिएगा, मॉडुलस नहीं, डिटर्मिनेंट का सिंबल। तो ये है आपका क्या हो गया, माइनर ऑफ 1 हो गया।
इसी टाइप से अगर हम को फैक्टर बोले, को फैक्टर ऑफ क्या 1, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या C ऑफ क्या 1 1 या A ऑफ क्या 1 1, दोनों में से कोई किसी से रिप्रेजेंट कर। और ये होता क्या है, साइन ऑफ पोजीशन, पोजीशन का साइन, साइन ऑफ क्या पोजीशन, और इनटू क्या होता है माइनर, इनटू क्या होता है माइनर। तो उसका पोजीशन का साइन आप लिख सकते हैं, पोजीशन का साइन प्लस ऐसे होता है, प्लस माइनस ऐसे जाता है, तो प्लस और ए माइनर कितना निकाले हैं तो 4, तो प्लस क्या हो गया 4, तो माइनर को फैक्टर इसका निकाल, समझे बात को। उसी टाइप से हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरा 2 का निकाल लेते हैं, उसी टाइप से दूसरा आप निकालिएगा, एक कुछ का निकालते हैं। माइनर ऑफ 2 लिखेंगे, तो अगर इसको पोजीशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, दूसरा रो, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला वाला रो के लिए आता है और दूसरा वाला कॉलम के लिए आता है, आप जानते हैं। तो एम ऑफ 1 2 क्या होगा, तो जिस रो में है, अब इसको नहीं लिखेंगे, ये तो एक जगह समझाने के लिए लिखती है, वो एलिमेंट जिस रो में है जिस कॉलम में ढक के लिखिए, क्या बना 3, तो सीधा 3 लिख देंगे, डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी नहीं लिखे, ठीक है ना, ऐसा हो गया। एंड को फैक्टर लिखते हैं, को फैक्टर ऑफ 2 मतलब C ऑफ क्या C ऑफ 1 2, तो इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, साइन ऑफ पोजीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I प्लस क्या J और इनटू क्या माइनर M1 2, पोजीशन का साइन ऐसे ऐसे प्लस माइनस करके लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है, दोनों चीज आपको जानना है। और दिस इज इक्वल टू माइनस पर ऑड पावर क्या बनेगा माइनस, और माइनर A1 2 का पता है 3, तो कितना आ गया -3, ठीक है जी। सिमिलरली 3 और 4 का निकलेगा, सिमिलरली आप फाइंड कर लीजिएगा, सिमिलरली फाइंड फॉर 3 एंड 4, 3 4 के लिए सेम टाइप से आप फाइंड कर लीजिए, निकलेगा तो माइनर कोफैक्टर। अब देखिए माइनर कोफैक्टर फिर आगे आने वाला है मैट्रिसेस में, और मंडे से मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे, और बड़ा चैप्टर है वो, और इसका पूरा डिटरमिनेंट उसमें आएगा, ये सबको अच्छा से देख, पूरा डिटरमिनेंट ही उसमें आएगा, लेकिन माइनर कोफैक्टर भी आएगा, कंट्रोल नहीं होता इसलिए बार बार बोलते, इस पूरा डिटरमिनेंट ही आएगा, तो उसमें माइनर कोफैक्टर भी है। चलिए, और 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को लेके करते हैं, देखिएगा इसमें क्या है, यही है इसका, आपको कहा जा रहा है माइनर कोफैक्टर सभी एलिमेंट का निकालिए, तो कुछ को हम निकालते हैं, कुछ को आप निकालिएगा, कैसे आगे बढ़ाइएगा वो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सभी एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकालना, तो कुछ का हम निकालते हैं, चलिए -1 का निकालते हैं या -2 का निकालते हैं, माइनर ऑफ क्या -2 क्या, चलिए -3 का निकालते हैं, किसी का -3, तो क्या होगा देखिएगा, इसको पोजीशन के फॉर्म में लिखेंगे तो पहला रो है माइनर है तो m, पहला रो में है तो 1 हो गया, तीसरा कॉलम में है तो 3 हो गया इसका, और इसको निकालना है तो ऐसे आप लिख सकते हैं, पूरा डिटरमिनेंट लिख दीजिए -3, और फिर क्या 3 2 1 और क्या 4 5 6, और -3 का लिखना है, -3 का लिखना है, तो -3 जिस रो में हो गया जिस कॉलम में होगा उसको हटाने के बाद जो बचता है वही, तो यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, इसको हटाने के बाद ये आपका 3 2 और क्या 4 5, यही ना होगा, 5 दूनी के 10 और माइनस क्या 8, मतलब 2 हो गया, 5 के 15, 15 माइनस क्या 8 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ से माइनर निकल गया तो कोफैक्टर निकालिए, अब कोफैक्टर ऑफ क्या -3, इसको पोजीशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम ए के टर्म में भी लिख सकते हैं, A1 क्या 3 लिख देते हैं, इसका मतलब आप जानते हैं साइन ऑफ पोजीशन, साइन अब सीधा वो याद हो गया, सीधा लिख देते हैं पोजीशन का साइन, तो क्या होता है ऐसे लिख देते हैं माइनस पर पावर 1 प्लस क्या 3 इंटू क्या -1 3, यही होगा, तो ए माइनस पर इवन पावर क्या हो जाएगा +1, तो प्लस हो जाएगा, और इवन है 1 + 3, और इसका वैल्यू निकाले हैं 7, मतलब +7 हो, ठीक है। उसी टाइप से एक आध और निकाल देते हैं,
एक और निकालते हैं। इसका जैसे 5 का निकालते हैं, तो 5 का निकालते हैं। जैसे देखिए माइनर ऑफ 5 निकालते हैं, क्या बनेगा देखिए, कहाँ का एलिमेंट है, m माइनर के लिए तीसरा रो है और दूसरा कॉलम, तो m2 3। और अब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है, यही ढक देना, वो लिखना नहीं, आपको एक बार समझाने के लिए। तो जिस रो और कॉलम में ढक के लिख दीजिए, क्या बनेगा बताइए, -1 -3 3 1, -1 -3 और 3 1 3 1, यही हो गया। वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल माइनस -9 मीन्स कितना बन गया, 8 हो गया। ठीक है, अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 5। तो वो क्या होता है, आप ए के टर्म में रिप्रेजेंट करिए या सी के टर्म में, 1 3, और ए क्या हो जाएगा, सॉरी इसका है 2 3 का, 3 2 का, तो 3 तीसरा। तो इसको आप पोजीशन का साइन ऐसे भी निकाल सकते हैं, या माइनस पर पावर क्या जो नंबर होता है ith रो jth कॉलम वो कर देते हैं, या पोजीशन का साइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, याद है ना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर क्या माइनस, तो पोजीशन का साइन इसका क्या हो गया, माइनस। तो पोजीशन का साइन माइनस और इनटू क्या, माइनर। माइनर कितना है, m ऑफ क्या 3 2, और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या 8 हो। माइनर को फैक्टर निकालने आ गया। इसी टाइप से और बाकी सारा एलिमेंट का निकलेगा, हम निकाल दे, आप निकाल लीजिएगा, समझे। तो सिमिलरली फाइंड फॉर अदर कितना बच गया, 7 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट्स के लिए पता कर लीजिए, हो जाएगा। तो ऐसे करिएगा, यहाँ थोड़ा जगह बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 15 माइनस क्या था, 8 था, मीन्स 7 हो गया। देखिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, कह रहा है aij इज एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट। नहीं भी बोलता है तो उसका मतलब आप जानते हैं, लिख लिख के और बड़ा बना देता है कि स्टूडेंट पढ़े और भाग जाए, बाप रे बाप बड़ा चीज। जितना चीज लिखा हुआ है उतना और आसान है क्वेश्चन, क्योंकि और एक्सप्लेनेशन ज्यादा दिया है। ये तो ऑलरेडी जानते हैं, नहीं भी देता कोई बात नहीं, दिया हुआ है तो अच्छा बात। देन वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच को फैक्टर ऑफ a2 3 ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज 5, मीन्स इस डिटर्मिनेंट का, इस एलिमेंट का को फैक्टर 5 है, तो इसमें लैम्डा अननोन है, उसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको पकड़ के ले चलते हैं, इसको लेके चलते हैं और इसको ऑपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, गिवन क्या, को फैक्टर ऑफ इसका को फैक्टर a2 3 यही ना है, इज इक्वल टू 5 है। और इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं सिंबल में, c ऑफ 2 3 कितना है, 5 है, और इसको निकालना है तो पोजीशन का साइन इनटू माइनर कर देते हैं। तो पोजीशन का साइन देखिएगा 2 3 मीन्स दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यही है, यही ना है, 8 2 3 है। इसका पोजीशन का साइन निकालिएगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो पोजीशन का साइन माइनस और इनटू क्या माइनर, 2 3 हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ, माइनर निकालना है तो जिस रो और कॉलम में ढक के निकाल लीजिए, क्या बनेगा, लैम्डा 1 2 5, लैम्डा 1 और क्या 2 5, यही होगा जी, इक्वल टू क्या 5, और दिस इम्प्लाइज प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 5 लैम्डा और माइनस क्या 2 इज इक्वल टू 5, कितना बना जोड़ के बताइए, 3 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू माइनस क्या 3/5 हो, यही निकालना था। ओके, इस टाइप से। और देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है a1 b1 c1 आर को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, मतलब
ये डिटर्मिनांट है स्मॉल a1 का कोफैक्टर कैपिटल A1 रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल b1 का कोफैक्टर कैपिटल B1 रिप्रेजेंट कर रहा है, c1 का कैपिटल C1 रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ऑन। तो आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब क्या प्रूव करना है, थोड़ा हम हिंट करेंगे इसमें। B2 कैपिटल B2 दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है, कोफैक्टर ऑफ क्या, B2, स्मॉल b2। कैपिटल C2 के बारे में क्या दिया हुआ, कोफैक्टर ऑफ क्या, स्मॉल c। तो ये आपको ए डिटर्मिनेंट इसके बराबर है, यही दिखाना है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं, ऑपरेट करते हैं। ऐसा ये 3 है, क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं बचाने के लिए। जो प्रूव करना है ये आपका 3 है, आप यहाँ से देखिएगा, या हम इसका हिंट करेंगे, पूरा आप करिएगा, ठीक है। LHS इसका लेके चलते हैं, यही प्रूव करना है, उसका LHS लेके चलते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, LHS में क्या है, तो देखिएगा B2 कैपिटल B2 मतलब स्मॉल b2 का कोफैक्टर है, यही ना दिया है जी, कोफैक्टर ऑफ, क्वेश्चन में कहा गया है ऐसा, स्मॉल b2। और कैपिटल C2 क्या है, स्मॉल c2 का कोफैक्टर है। तो एक कोफैक्टर ऑफ क्या, कोफैक्टर ऑफ क्या, स्मॉल c2 है। एंड सेम टाइप से एक कोफैक्टर है स्मॉल b3 का, और एक कोफैक्टर है इसका स्मॉल c3 का, ठीक है, ऐसा है। और अब इसको अगर निकालिएगा तो निकाल लीजिए, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो पोजीशन का साइन देखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस, और जिस रो कॉलम में ढक के लिख दीजिए, तो क्या बनेगा, A1 C1 और A3 C3 हो गया जी स्मॉल। एंड फिर इस C2 का लिखना है, तो पोजीशन का साइन माइनस होगा, तो माइनस ऑफ ओ, जिस रो में है, जिस कॉलम में ढक दीजिए वही कोफैक्टर होगा। पोजीशन का साइन माइनस मल्टीप्लाई, पोजीशन का साइन इनटू माइनस, तो इसको ढकिएगा, तो A1 B1 और A3 B3, A1 B1 और A3 B3, ऐसा हो गया जी। और इसके बाद अब क्या करिएगा, फिर B3 का निकालना है, तो इसका निकालना है, तो प्लस के बाद क्या होगा, पोजीशन का साइन माइनस, फिर क्या, प्लस। तो अब लिखिए B3 का, तो B3 का माइनस ऑफ, अब जिस रो कॉलम में ढक दिए क्या बनेगा, A1 C1 और A2 C2, A1 C1 और A2 C2 हो गया। फिर अब कोफैक्टर लिखना है C3 का, स्मॉल C3 का, यही है, पोजीशन साइन क्या है, प्लस, और वो जिस रो में है, जिस कॉलम में ढक के लिखिए, क्या बना, तो A1 B2 और A1 B2 और सॉरी, इसको इसको रखना है, तो A1 B1 और A1 B1 और A2 B2, ओके है, यही है। अब इसी का वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ से अब क्या करिएगा, इसका वैल्यू निकलेगा प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, और इसको इसमें प्रोडक्ट करना है जी, तो प्रोडक्ट कर लीजिए वैल्यू निकालते हुए, तो बनेगा A1 C3 और माइनस A3 C1, पता है सब लोगों को, इसका वैल्यू और इनटू इसका वैल्यू, तो A1 एंड B2 माइनस क्या, A2 B1, एंड यहाँ से माइनस, इसको प्रोडक्ट करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा, A1 C2 और माइनस कितना, A2 C1, और इनटू इसका वैल्यू निकालेंगे, माइनस में तो प्लस हो गया, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, A1 B3 और माइनस A3 B1, कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, निकलेगा प्रोडक्ट करने के बाद कुछ आएगा। वही चीज आपको क्या करना है, RHS को ले आ देना है, LHS लेके चले हैं, कुछ वैल्यू निकाल लीजिएगा, RHS को भी उसी के बराबर ले आ देना। RHS में क्या है, तो A1 और इंटू डेल्टा है, डेल्टा कितना है, तो वो लिख लीजिए, डेल्टा है आपका A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, और इसका वैल्यू निकाल लीजिए, A1 निकालिएगा, सेरस रूल से निकाल लीजिए, अप्लाई कर लीजिए सेरस रूल, अप्लाई सेरस रूल, सेरस रूल अप्लाई कर लीजिएगा,
सेरस रूल अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और फाइंड कर लीजिएगा, निकलेगा वैल्यू, यहाँ से A1 वैल्यू निकाल लीजिए जो भी आएगा। अब जब इसका वैल्यू उतना आ गया, इसका वैल्यू, इसमें भी A1 कॉमन है तो इसमें भी A1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दोनों को बराबर सु हो जाएगा। हम कर दे, आप तो बहुत समझदार है। तो क्या करिएगा, शो कर दीजिएगा, शो कर दीजिएगा। तो LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS। तो LHS और RHS का वैल्यू दोनों को बराबर दिखा दीजिए, यही क्लियर। फटाक से लिखिए 5 मिनट। आज 8:15 से ओरिएंटेशन क्लास टारगेट 2025 के लिए स्टार्ट करेंगे। उसमें कैसे वो क्लास होगा, कैसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, इस बारे में बताएंगे। ज़रूर क्लास करिए, और चाहे आप यहाँ पर करिए ऑफलाइन में, या आप घर पर यूट्यूब पर करिए, अगर टाइम है तो ज़रूर करिए। उसमें दोनों के लिए है, जो लोग 12th में अभी पढ़ रहे हैं और जो 12th पास कर चुके हैं और 2025 में IIT JEE मेंस का एम रख रहे हैं, के लिए है। जो लोग 11th नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए भी फ़ायदे करेगा, जो पढ़े हैं वो भूल गए हैं, रिवीजन आप कर सकते हैं उसमें। अब बेसिक फाउंडेशन में क्या होता है, वो छोटा छोटा बात सबको डिटेल्स में बताया जाता है। वहाँ छोटा छोटा बात डिटेल्स में नहीं होगा, शॉर्ट में होगा, और वही चीज़ होगा जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है। मेनली थ्योरी सारा होगा लेकिन शॉर्ट में होगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा, जो लोग पढ़े हैं वो लोग का थोड़ा कन्फ्यूजन है, भूल गए हैं, सारा रिवीजन कर सकते हैं जल्दी से, और कैसे प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। मैक्स ज़्यादातर क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन बेसिक बात बताने के बाद। तो जो लोग 11th नहीं पढ़े हैं पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं मैथ को। 11th से ही पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद 12th का चैप्टर्स चले। तो सारा कुछ कैसे वो क्लासेस चलेगा, मेंस में क्या रिक्वायरमेंट होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, सारा चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे उस क्लास में, तो ज़रूर करिएगा। संडे को डिटर्मिनेंट का टेस्ट है, सबको पता है। संडे का टेस्ट है और 10 से 12 टेस्ट होगा, ठीक है ना। और आज डिटर्मिनेंट का बेसिक कंसेप्ट जो भी है वो ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में आईआईटी का एडिशनल कंसेप्ट उसमें दिए हैं, दिखा है आप लोगों को, नोट्स प्लॉट किए हैं, तो वो एडिशनल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, या कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट का वैल्यू याद रखना पड़ता है, ये सब है। फिर उस टाइप से आपको किसी डिटर्मिनेंट का समेशन करना है तो कैसे करते हैं, फिर आप उस सीखेंगे। डिटर्मिनेंट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अंदर में तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे डिटर्मिनेंट का करते हैं, सब बात आपको उसमें सिखाएंगे। एनडीए के लिए भी वो ज़रूरी है पढ़ना। और जो लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑप्शनल है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, आइएगा तो फ़ायदा ही करेगा, नुकसान तो कुछ, ठीक है ना आपका। और लेकिन आइएगा तो ये नहीं कि खाली चलिए हमको तो ये तो आईआईटी वाला है आके बैठ के गप करेंगे तो छोड़ देंगे, घर पर गप करिए। तो ये नहीं कि आके सो रहे हैं चलो चलते हैं एसी में बैठ के सोएंगे कम से कम, तो जगह जगह के पीटेंगे, ठीक है ना। तो अगर सही में पढ़ना है, सही में सीखना है तभी आइएगा, नहीं तो घर पर रहिएगा, ठीक है। तो एडिशनल प्रॉब्लम, एडिशनल कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे को, और ट्राई करेंगे फ्राइडे को ख़त्म करने का।
कुछ बच जाएगा तो संडे को यूजुअल क्लास में होगा। और आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी बचा हुआ है एलिमेंट्री में, पूछना है तो फिर वो संडे को भी होगा, ठीक है ना। यूजुअल सुबह में टेस्ट होगा और शाम में यूजुअल टाइम में क्या क्लास होगा। फिर संडे को खत्म हो जाएगा डिटरमिनेंट, फिर आप सीखेंगे मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों के लिए, बोर्ड के लिए भी और आईआईटी के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, तो सिंसियरली उसको करेंगे। और वहाँ से मैट्रिसेस से उसको भी हम लाइव कर देंगे, वो चैप्टर्स भी मीन्स बोर्ड वाला भी यूट्यूब पर लाइव जाएगा। सिंसियर रहिए, रेगुलर रहिए, हमको फॉलो करिए, एकदम इजी हो जाएगा। बोर्ड के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस हम जो बोल रहे हैं बता रहे हैं उसको करते जाइए, कुछ नहीं है दिमाग लगाना। ऑब्वियसली आईआईटी में तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस जो जो बता रहे हैं वो कर लीजिए, 100 से ऊपर है। मार्क्स 100 ही आएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि 100 से कैसे ऊपर आ जाएगा। मार्क्स 100 ही आएगा, लेकिन 100 से ऊपर आप बना सकते हैं, समझे, क्योंकि 200 मार्क्स का आता है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है कि 3 घंटा में आप 2 घंटा में बना लीजिएगा, 1 घंटा बैठे रहिएगा मैथ्स, ठीक है ना। तो 2 घंटा 1 घंटा में आप ऊपर बना सकते हैं, बनाइएगा नहीं लेकिन बना सकते हैं, इसलिए बोलते हैं 100 से ऊपर ला सकते। देखिएगा माइनर को फैक्टर से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको बता रहे हैं। तो रिजल्ट है क्या है, सम ऑफ, इसका सम, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। कोई भी रो लेते हैं, कोई भी रो लेते हैं, उसका एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ, विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। अब ए रो लेते हैं, इसका एलिमेंट को उसी का कोफैक्टर से प्रोडक्ट कर करके अगर हम सम करेंगे तो उसका वैल्यू डेल्टा के बराबर ही आए। या अगर कॉलम का एलिमेंट्स लेते हैं और उसी कॉलम का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करिएगा, तब भी उसका वैल्यू क्या आएगा, उसके डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ए एलिमेंट्स लिए A11, इसका कोफैक्टर कैसे लिखेंगे C11, फिर प्लस ए एलिमेंट लिए तो A12, इसी का कोफैक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 12 C12, प्लस एलिमेंट लिए A13, इसी का कोफैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा C13, इसका वैल्यू क्या आएगा, यही डिटरमिनेंट के बराबर। ये आप ऐसे समझ सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। आप याद करिए, डिटरमिनेंट को किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन करते वक्त याद करिए क्या करते हैं, पोजीशन का साइन इनटू एलिमेंट, और उसको ढक के जो लिखते थे माइनर ही तो लिखते थे, याद है, ढक के लिखते थे तो माइनर ही तो लिखते थे। तो पोजीशन का साइन इनटू माइनर कोफैक्टर बन गया। एलिमेंट ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट और इसके लॉन्ग एक्सपेंड करिएगा तो एलिमेंट और पोजीशन का साइन इनटू क्या माइनर, कोफैक्टर हो गया। फिर उसके बाद एलिमेंट और क्या पोजीशन का साइन इनटू क्या माइनर, तो क्या बन गया कोफैक्टर। फिर क्या एलिमेंट इनटू पोजीशन का साइन और ये माइनर क्या हो जाएगा कोफैक्टर, इसलिए वो डेल्टा ही, समझ रहे हैं। और ऐसा किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग कर सकते हैं, इसलिए ऐसा ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। समझ में आया बात। तो यहाँ पर उसी तरह से अगर मान लीजिए हम ए वाला कॉलम के लिए लेते हैं, ए वाला कॉलम लेते हैं, A1 का एलिमेंट 1 2, तो इसी का कोफैक्टर C12 हो जाएगा। फिर उसी टाइप से एलिमेंट A22 लेते हैं, इसका कोफैक्टर क्या C22। फिर उसी टाइप से एलिमेंट लेते हैं A32, इसी का कोफैक्टर C32, तो ये भी क्या होगा डेल्टा के बराबर। समझ में आया बात। तो कोई भी रो का एलिमेंट को उसी का कोफैक्टर को करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ओके, अब देखिएगा दूसरा बात इसी टाइप से थोड़ा सा अलग है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो।
किसी भी रो, और जो काम रो के लिए कर सकते हो कॉलम के लिए कर सकते हैं, इसलिए कॉलम लिखा हुआ आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसके साथ देखिए प्रोडक्ट कर रहे हैं, विथ कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर ऑफ एनी अदर रो। मीन्स यहां पर क्या कर रहे थे, जो रो ले रहे थे उसी का को फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट जिस रो का ले रहे हैं उसका को फैक्टर नहीं, किसी दूसरे रो का कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, तब उसका वैल्यू 0 के बराबर आता है। समझे बात को? देखिए एक करके बताते हैं। जैसे हम क्या किए, एलिमेंट इसका पहला रो का ले लिए A11, A12, A13। अगर इसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके सम करते तब तो हो जाता है डेल्टा। लेकिन हम लिए हैं क्या, ए पहला रो का एलिमेंट और कोफैक्टर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर दूसरा का या तीसरा का, तब क्या हो जाएगा 0। मीन्स इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो C21 हो जाएगा, इसका लिखेंगे तो क्या C22 हो जाएगा, इसका लिखेंगे तो C23 हो जाएगा, और इसका सम किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर। ओके है? तो इस टाइप से ए प्रॉपर्टी होगी। सेम टाइप से कॉलम में मान लीजिए हम इस कॉलम का एलिमेंट ले लिए और दूसरे कॉलम का क्या कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, क्लियर रहेगा। और इस सब फिर प्रॉपर्टी वही आपको मैट्रिक्स तक काम करेगा, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अब इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करके आपको बताते हैं। प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या कह रहा है, कंसीडर द डिटर्मिनेंट डेल्टा दिस, ये डेल्टा को कंसीडर करना है, लेना है। बोल रहा है एम आई जे माइनर ऑफ एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम, नहीं बोलता तो आप जानते हैं। सी आई जे कह रहा है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ith रो और jth कॉलम, नहीं बोलता जानते हैं। तो कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। इसको लेके चलते हैं, पहले तो इस डेल्टा को ले लेते हैं, डेल्टा को लेके चलते हैं। नंबर 4 में डेल्टा को लेके चलते हैं। 4 ऐसा है, 4 का फर्स्ट में क्या निकालना है देखिएगा, यही निकालना है। इसको लेके चलते हैं, ऐसा है ये वाला, ये निकालना है, तो इसी को निकालना है। ये है क्या, थोड़ा सा देखिए और ऑब्जर्व करिए, निकालिए ये क्या है। B1 का मतलब ये वाला है, यही है। तो इसका मतलब ए, अगर पोजीशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ए ऑफ क्या, दूसरा रो और पहला कॉलम। अगर इसको पोजीशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, दूसरा रो और क्या दूसरा कॉलम। और इसको पोजीशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो देखिएगा जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है क्या, नहीं। यहाँ पर एक जो रो है उसी का कोफैक्टर है क्या, नहीं। एक किसका कोफैक्टर है, C31, मतलब इसका है, तीसरा रो पहला कॉलम। एक किसका है, इसका है। एक किसका है, इसका है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, सिंस यहाँ पर देखिए ये आपका एलिमेंट्स किसका है, एलिमेंट्स किसका है, तो R2 का है। एंड कोफैक्टर किसका है, कोफैक्टर्स किसका है, दूसरे का है। कोफैक्टर किसका है, R3 का है। तो एलिमेंट्स R2 का है और कोफैक्टर R3 का है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट का सम क्या होता है 0। अगर R2 का ही कोफैक्टर रहता तब क्या होता है डेल्टा। यही देखे थे, क्लियर हो गया। चलिए आगे इसमें और क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए, कह रहा है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाई बाई 2, कोई जो डिटर्मिनेंट है, जो दिया हुआ डिटर्मिनेंट है उसका सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज, तो नया जो डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा यही बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो चलिए यहाँ पर सेकेंड में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इसके सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो चलिए कर लेते हैं। तो A2 ऑफ A1 और 2 ऑफ क्या A2 और 2 ऑफ क्या A3 और A2 ऑफ B1 और 2 ऑफ B3 और 2 ऑफ B3
और यहाँ 2 ऑफ D1 और 2 ऑफ D2 और 2 ऑफ D3 होगा। यही हो गया। अब आप जानते हैं किसी एक रो का सारा एलिमेंट में कुछ कॉमन फैक्टर होता है तो उस फैक्टर को डिटरमिनेंट से बाहर कर सकते हैं। तो 2 को खींच के बाहर करिए, यहाँ से भी 2 को खींच के बाहर करिए, यहाँ से भी 2 को खींच के बाहर करिए, तो क्या बनेगा? यहाँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, और यहाँ से आप लिख सकते हैं 8 हो गया, और यही तो डेल्टा है डिटरमिनेंट। तो 8 ऑफ क्या? डेल्टा। ओके क्या? अच्छा D1 है, हाँ D1 जनरली C1 होता है, यहाँ पर D1 D। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड में देखिएगा, कर A3M1 दिस का वैल्यू क्या होगा बताना है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। ऐसा है, देखिए इसी का वैल्यू निकालना है। तो क्या करिएगा, देखिए A3 का मतलब क्या है? A3 का मतलब है यहाँ है, इसको पोजीशन के फॉर्म में लिखेंगे तो A वाला बनेगा, A वाला अच्छा ऐसे लिख देते, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं A3 को पहला रो और तीसरा कॉलम ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें हम प्लस ऑफ M ऑफ 1 3 लिख देते हैं ऐसे, देखिए। और यहाँ माइनस को इसके साथ ले जाते हैं। अब B3 को क्या लिख सकते हैं? B3 को हम लिख रहे हैं A ऑफ क्या? दूसरा रो और क्या? तीसरा कॉलम, और माइनस को इसके साथ लिख देते हैं M ऑफ क्या? 2 3। एंड D3 को क्या लिख सकते हैं? तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो A ऑफ क्या? A ऑफ 3 3, यही है। और A कुछ नहीं है, प्लस हम ले सकते हैं M ऑफ 3 3। तो देखिए थोड़ा सा, ये क्या है? ये इसका पोजीशन का साइन देखिएगा, प्लस माइनस प्लस, A माइनस प्लस, पोजीशन का साइन इनटू माइनर, कोफैक्टर, पोजीशन का साइन इनटू माइनर, कोफैक्टर, पोजीशन का साइन इनटू माइनर, कोफैक्टर, और जिस जो एलिमेंट है, जिस कॉलम का एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई है, तो क्या होता है? डिटरमिनेंट के बराबर। मीन्स यहाँ पर हेयर, यहाँ पर क्या है? यहाँ क्या है? तो एलिमेंट्स है किसका? तो कॉलम 3 का। एंड कोफैक्टर्स है किसका? तो वो भी कॉलम 3 का। देयरफॉर इसका वैल्यू क्या होता है? डेल्टा के बराबर, आप जानते हैं। कोई दिक्कत? ऐसा है, इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये और कुछ क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 ये NCERT सेक्शन का ही है। देखिए क्या कहा जा रहा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, यही थर्ड कॉलम है। कोफैक्टर, इससे थर्ड कॉलम का कोफैक्टर का यूज करते हुए इसका वैल्यू इवेल्युएट करना। तो अब दूसरे तरीका से बनाइएगा तो मिलेगा लड्डू। स्पेशली ये सब बोर्ड के लिए क्वेश्चन, समझ में आया बात? दूसरे किसी तरीका से बनाएंगे, आपको कोफैक्टर थर्ड कॉलम का यूज करना ही है, दूसरा कोई तरीका से नहीं बनाना है, क्योंकि फोर्स कर दिया, लिख दिया। तो अब चलिए यहाँ से क्या है, इसका थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करना। कितना नंबर क्वेश्चन था? 18 था। चलिए इसको लेते हैं, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं थर्ड कॉलम, इसको हम लिख सकते हैं ए ऑफ क्या? एलिमेंट ए ऑफ क्या? पहला रो तीसरा कॉलम, और इसी का कोफैक्टर सी ऑफ क्या? 1 3 लिख सकते हैं। प्लस ए वाला एलिमेंट को लिखिएगा तो ए ऑफ क्या? 2 और 3, और कोफैक्टर सी 2 3 हो जाएगा। फिर प्लस एलिमेंट को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तीसरा कॉलम और तीसरा रो, और कोफैक्टर लिखेंगे तो सी लिख दीजिए खाली, 3 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए
ए एलिमेंट को लिखेंगे तो वाई जेड हो जाएगा। हम जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, ऐसा होता है कि कोई भी कॉलम लेते हैं वो का एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो डेल्टा के बराबर होता है, इसलिए डेल्टा ऐसा होगा। तो अब हम लिख सकते हैं वाई जेड, हमको कहा जा रहा था कि थर्ड के लॉन्ग को फैक्टर के टर्म से निकालिए, तो वाई जेड और इनटू अब इसका को फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, पोजीशन का साइन प्लस होगा ना, प्लस प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस फिर क्या प्लस। तो इसका आपको को फैक्टर लिखना है तो पोजीशन का साइन और वो जिस रो कॉलम में ढक दीजिए माइनर बन जाएगा, तो माइनर हो गया 1y और 1z, ठीक है। एंड प्लस ए वाला एलिमेंट क्या है, जेड है, और इनटू इसका को फैक्टर लिखना है तो पोजीशन का साइन पहले लिख दीजिए माइनर, माइनस एंड वो जिस रो कॉलम में लिख दीजिए ढक के माइनर हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1x और क्या 1z हो जाएगा, ठीक है जी। एंड फिर प्लस एलिमेंट A33 यही है एक्स वाई और ए जिस रो में है जिस कॉलम में ढके माइनर बनेगा 1 प्लस पोजीशन का साइन प्लस और ए माइनर, तो क्या बनेगा 1 1 और कितना एक्स वाई, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसका वैल्यू निकाल लेना है, चलिए निकालते हैं। ए वाला कितना हो गया वाई जेड और प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी जेड माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर निकालते हैं प्लस, देखिए जेड माइनस एक्स और माइनस मल्टीप्लाई करिएगा एक्स माइनस जेड हो जाएगा, तो जेड एक्स और क्या बन गया एक्स माइनस ऑफ क्या जेड हो जाएगा, और यहाँ पर निकालते हैं एक्स वाई और ए कितना बनेगा प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। और इसको प्रोडक्ट करके लिख देते हैं तो ए बनेगा वाई ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ जेड, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर या जेड इसमें ही लिखिए बोले जेड और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या जेड स्क्वायर एक्स जाएगा एंड प्लस एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्रोडक्ट करिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब कुछ फैक्टर करते हैं और लिखते हैं, देखिए यहाँ से और यहाँ में कॉमन हो जाएगा वाई कॉमन ले लेते हैं, तो वाई कॉमन करके पहले लिखते चलते हैं, कॉमन करिएगा वाई तो बनेगा जेड स्क्वायर माइनस क्या एक्स होगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉमन लेते हैं, यहाँ पर इसमें करते हैं आप कॉमन, देखिएगा उस टाइप से आप ठीक लगा लीजिएगा, ए वाला और ए वाला इस दोनों में वाई स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा माइनस माइनस के साथ लेते हैं माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बनेगा यहाँ पर जेड और माइनस क्या एक्स हो जाएगा, माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस दोनों में आप जेड माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं आप कितना जेड माइनस एक्स और क्या जेड प्लस एक्स, तो ऐसा बन गया। और एक बच गया उसमें कॉमन ले लीजिए, आप देखिए क्या कॉमन होगा जेड एक्स कॉमन ले लीजिए माइनस जेड एक्स कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जेड एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ जेड हो जाएगा और क्या माइनस माइनस इसलिए दे रहे हैं ताकि सब में एक ही एक्सप्रेशन रहे। अब सब में कुछ दिख रहा है जी तो खींच के बाहर कर लीजिए, जेड माइनस एक्स सब में दिख रहा है बाहर करिए, यहाँ बचेगा वाई और इंटू क्या जेड प्लस एक्स, ठीक है जी। एंड ये तो कॉमन हो गया तो माइनस वाई स्क्वायर बचा माइनस वाई स्क्वायर और फिर एक कॉमन तो माइनस जेड एक्स बचा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको प्रोडक्ट करके देखिए और कुछ फैक्टर हो रहा है ए वाई जेड और क्या माइनस ऑफ एक प्लस ऑफ एक्स वाई और ए माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। अब देखिए कुछ कॉमन वॉमन हो रहा है तो उसको कॉमन लीजिए, क्या करते हैं इसमें इसमें या इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो क्या जेड कॉमन लीजिएगा या इसमें कॉमन लेते हैं, इस दोनों में कॉमन ले लेते हैं, वाई कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और जो बच गया उसमें एक चीज़ कॉमन ले लेंगे, ये जो बच गया उसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक लगा दिए उसी टाइप से। तो यहाँ से जेड माइनस ऑफ एक्स और ठीक लगाए उसमें कॉमन लीजिए, तो एक्स वाई कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस ऑफ क्या वाई हो जाएगा, और इस दोनों में हम क्या करते हैं माइनस जेड कॉमन लेते हैं तो एक्स हो जाएगा और माइनस क्या वाई हो जाएगा, ठीक है। अब
देखिए ए वाला दोनों में है कॉमन, तो z माइनस ऑफ एक्स और क्या x माइनस ऑफ वाई, तो बनेगा y माइनस ऑफ z। यही हो गया उसका। अब यही चीज देखिए, बिना हम लोग जीरो रो बनाए हुए किए हैं, तो देखिए कितना फैक्टर करने में काम करना पड़ा। यही प्रॉपर्टी से करते थे जीरो बना के, तो एक ही रो या कॉलम में आता था, फटाक से निकल जाता। तो इसे कर सकते हैं। आपको कहा गया है कि थर्ड कॉलम का कोफैक्टर का यूज करके निकालना है। ये नहीं कहा जा रहा है कि इसको जीरो नहीं बनाना है, प्रॉपर्टी यूज नहीं, ये तो नहीं बोला जा रहा है। आपको जब भी यूज करना है थर्ड कॉलम का क्या कोफैक्टर यूज करना है। तो पहले जीरो अगर बना लेंगे तो थोड़ा सा काम आसान, लेकिन हमें सिखाना चाह रहे थे। देखिए अगर नहीं आप जीरो बनाते हैं तो कितना काम करना पड़ता है। अगर इसी को अगर हम ऐसे कर देते हैं तो क्या होगा देखिए। डेल्टा एक चलते हैं 18 नंबर में सेकेंड मेथड ले देते हैं। सेकेंड मेथड आप ऐसे कर सकते, क्या करिए पहले जीरो बना लीजिए। क्या करिएगा, ऐसा करिए R1 में R1 माइनस R2 कर लीजिए, और R2 में क्या कर लीजिएगा, R2 माइनस क्या R3 कर लीजिएगा। तो ऐसा करने से क्या बनेगा, घटाइए जीरो x माइनस ऑफ वाई, यहाँ पर घटाइएगा, बोलिए कितना बनेगा, z कॉमन, तो y माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें से इसको घटाइए, जीरो घटाइएगा y माइनस जेड, यहाँ घटाइएगा क्या x कॉमन, तो क्या बन गया z माइनस ऑफ क्या y, और ये तो एज इट इज रह गया, ऐसा बन गया। इस दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए आप यहाँ पर x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर जेड वाई माइनस जेड कॉमन ले लीजिए, तो कुछ दिख रहा है देखिएगा। यहाँ जीरो तो जीरो रहेगा, ये वन हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, होगा, तो ए माइनस ऑफ जेड हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं ना जी। अब माइनस ऑफ क्या x माइनस वाई, इसी को लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ क्या y माइनस जेड, नहीं लिख सकते हैं, वही कि माइनस मल्टीप्लाइड हो गया। सेम टाइप से इसमें से कॉमन लिए तो यहाँ वन और यहाँ x माइनस में हो जाएगा वन जेड और क्या एक्स वाई। अब सेम टाइप से थोड़ा सा अब कैलकुलेशन आसान हो जाए, दो फैक्टर तो ऑलरेडी आ गया, तो फैक्टर लेना आसान हो जाएगा, एक फैक्टर तुरंत कैलकुलेट करिएगा आ जाएगा। तो अब करना वही है आपको कि थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से ही करना है। तो अब नाउ नाउ प्रोसीड सेम एज फर्स्ट में बनेगा। अब इसके बाद तो उसके बाद काम कर लेना सीधा इसके लो, लेकिन अब ये नहीं कि जीरो जीरो, आप पर क्या बताएं, जितना अधिक से अधिक जीरो होता है उसके लॉन्ग एक्सपेंड करना है, लेकिन यहाँ जीरो जीरो के लॉन्ग नहीं करना है। आपको फोर्स कर दिया है कि कॉलम थर्ड कॉलम का कोफैक्टर का यूज करके करना है, तो ऐसे करिए। समझ में आ गया, ऐसा है। एक और प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम देखिएगा और आप बताइएगा। देखिए यहाँ कर रहा है डेल्टा ऐसा है, और ए आई जे डिनोट कर रहा है कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, स्मॉल ए आई जे। तो ये कोफैक्टर है और ये एलिमेंट है, तो बताना है कि इसमें से वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाई, तो इस डेल्टा का वैल्यू किससे दिया निकलेगा, मतलब उसी से निकलेगा जिस रो का एलिमेंट होगा उसी का कोफैक्टर उसमें मल्टीप्लाइड किया गया होगा। ये नहीं जानते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या मल्टीप्लाइड है। देखिएगा एलिमेंट वन वन है, उसी का कोफैक्टर है क्या, नहीं है, क्या नहीं है, वन वन नहीं है, तो आगे कुछ देखेंगे ही नहीं। देखिए टाइम बर्बाद क्यों करें, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर होना चाहिए, तो नहीं है, तो आगे कुछ देखने का जरूरत नहीं है। इस बात है एलिमेंट वन वन है, उसी का कोफैक्टर है। आगे बढ़ते हैं, वो एलिमेंट वन टू है, उसी का कोफैक्टर है, नहीं है, कहानी खत्म, आगे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 2 3 1 है, उसी का कोफैक्टर है, नहीं है, कहानी खत्म। मतलब एग्जाम में रहेगा तो सीधा लिख देंगे डी चेक भी नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम तो है नहीं, एक ही ऑप्शन सही होगा, तो डी लिख देंगे सीधा। एग्जाम नहीं है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या है।
1 1 उसी का एक कोफैक्टर है, 2 1 उसी का कोफैक्टर है, 3 1 उसी का कोफैक्टर है। 1 1 यहाँ होता है, 2 1 क्या है यहाँ है, और 3 1 यहाँ है। मतलब पहला कॉलम का एलिमेंट है और इसी कॉलम का कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू डेल्टा के बराबर होता है। मतलब आंसर हो जाएगा क्या, डी। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा डी। कैसे होगा समझा दिए, भूल जाइएगा, वीडियो लेक्चर निकाल के देखिए। ठीक है, लिखिए फटाक से, एक और लास्ट कंसेप्ट है उसको सिखाते हैं। पहला चैप्टर जो टारगेट में बताएंगे उसमें बेसिक एंड इनइक्वालिटी होगा, तो वो ज़रूर पढ़िए क्योंकि 12th में फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ेगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको, उनके लिए तो एकदम नेसेसरी है, पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो आगे बहुत फंस, चाहे आप बेसिक बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो या किसी। पहला चैप्टर सबको जरूर पढ़ना है, आगे आप पढ़िए नहीं पढ़िए। पहला चैप्टर है बेसिक एंड इनइक्वालिटी, जो बताएंगे वो 12th में भी खूब आएगा। तो जो पढ़े हैं वो अपनी मर्जी रिवीजन करना है करिएगा, लेकिन हम कहेंगे करिएगा। लेकिन जो लोग 11th नहीं पढ़े हुए हैं वो लोग के लिए पढ़ना एकदम मस्ट है, आगे ज़रूरत पड़ेगा 12th में। आगे आपको 3 बात बताने जा रहे हैं। जो लोग 11th में पढ़े हैं और डिटेल्स में ऑलरेडी पढ़े हैं, जानते हैं, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। जो लोग 11th में नहीं पढ़े हैं को पढ़ना है, और 12th में ही पूछता है क्योंकि डिटर्मिनेंट का यूज करके वो कंसेप्ट आता है। तो चलिए बताते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए इसको चलते हैं हम लेके। तो 3 बात आपको इसमें हम सिखाएंगे। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कंडीशन फॉर 3 पॉइंट कॉलिनियर एंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। देखिए सबको समझिए एक एक करके। कोई भी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ और इनटू मॉडुलस ऑफ। मॉडुलस को भी 2 वर्टिकल लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना और मॉडुलस लेना ही है, नहीं तो गलत हो जाएगा बहुत बार। मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिएगा पहला वर्टेक्स को पहला रो में लिख देंगे, दूसरा वर्टेक्स को दूसरा रो में लिख देंगे, और तीसरा वर्टेक्स को तीसरा रो में लिख देंगे, मीन्स x3 y3। लेकिन 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में 3 कॉलम होता है, तो तीसरा कॉलम 1 1 ले लेंगे, तो तीसरा कॉलम 1 1 ले लेंगे, और मॉडुलस यही हो, याद रहेगा। तो ए किसी भी अगर ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस पता है तो उसका एरिया निकालने का यही तरीका हो गया, हाफ इनटू मॉडुलस जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो एक्सप्रेशन निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, और एरिया हम लोग जब भी लिखते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड से मतलब होता है मैथ्स में। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, पहला रो में पहला वर्टेक्स लिख दीजिएगा, दूसरा रो में दूसरा वर्टेक्स लिख दीजिएगा, तीसरा रो में तीसरा वर्टेक्स लिख दीजिएगा, और तीसरा कॉलम में 1 1, यही डिटर्मिनेंट होता है। अब देखिए कंडीशन फॉर 3 पॉइंट कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स को कॉलिनियर बोलते हैं अगर एक ही लाइन पर वो पॉइंट्स क्या करता है, लाई करता है। एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करता हुआ पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कॉलिनियर। एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करता हुआ पॉइंट्स को बोलते हैं कॉलिनियर। अब देखिए यहीं से ये अभी ट्रायंगल है, मान लीजिए हम इस पॉइंट ए को हम इधर शिफ्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो इस ट्रायंगल का एरिया थोड़ा घट जाएगा, घटेगा, आपको दिख रहा है। मान लीजिए ए को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो और घट जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो और घट जाएगा, अब मान लीजिए शिफ्ट करके यहाँ पर कर दिए तो 0 हो जाएगा, अब वहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉलिनियर। मतलब 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा तो उससे बना हुआ ट्रायंगल का एरिया
क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, याद रहेगा, ट्रायंगल निकालना जानते, ठीक है। मतलब ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 0 है तो खाली x इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस 0 होगा, मॉडुलस से कोई मतलब नहीं है, अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 तो 0, इसलिए मॉडुलस के अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 तो 0 हो जाएगा। इसलिए कभी भी 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या, 0 लिख दीजिएगा, मतलब एरिया इक्वल टू। नेक्स्ट बात देखिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है उसको समझिए, यहाँ पर उसको समझना है। देखिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का पहले मतलब क्या होता है वो समझिए। ये सीधा लाइन है का इक्वेशन लिख, किसी भी कर्व का इक्वेशन का मतलब होता है उस पर का कोई भी वेरिएबल पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है तो उस पर का कोई भी वेरिएबल पॉइंट एक्स और वाई है उसी में हमको रिलेशन लिखना, इस एक्स वाई में हमेशा रिलेशन, उस पर का 2 पॉइंट दिया हुआ है जिससे पास करा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दिस एंड दिस, और ये 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और ए क्या बी क्या है x2 y2, इससे क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो इसी का इक्वेशन लिखना है। कभी भी इक्वेशन लिखना है तो यही एक्स वाई में रिलेशन। तो अभी आपको बताए थे ये 3 पॉइंट हो गया और तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गया, तो इसका एरिया 0 होगा, और एरिया 0 होगा तो उसका इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या बताए थे, पहला वर्टेक्स पहला रो में, दूसरा वर्टेक्स दूसरा रो में, दूसरा रो में, तीसरा वर्टेक्स तीसरा रो में, x3 y3 और 1 1 1 इक्वल टू 0। यही क्या होता है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का। ये 3 चीज से रिलेटेड कंसेप्ट आपको सीआरटी में दिया हुआ है 12th में, से ठीक है। चलिए इसको प्रॉब्लम यूज करके देखा जाए। तो 3 बात आपको बताए हैं, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियरिटी एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये तीनों बात को प्रॉब्लम से बताते हैं। चलिए प्रॉब्लम लिया जाए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। वर्टिसेस ऐसा दिया हुआ है तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो लिखते हैं इसका वर्टिसेस, हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ईपी 5 में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या है उसका वर्टिसेस का नाम जब नहीं दिया हो तो नाम मान लीजिए ABCPQR, इससे लिखना बोलना क्या होता है, आसान होता है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मान लिया A है और वो 3 4 दिया हुआ है, दूसरा का मान लेते हैं क्या B है और वो कितना है -4 2 है, और तीसरा का मान लेते C है और वो दिया हुआ है 5 1। हमको इसी का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या बताए हैं, हाफ और इनटू मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ पहला रो में पहला वर्टेक्स तो 3 4 हो जाएगा, दूसरा रो में दूसरा वर्टेक्स -4 2 हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा रो में तीसरा वर्टेक्स 5 1 और तीसरा कॉलम 1 1 1, तो ये 1 1 1 हो गया और इसका क्या कर देना है, ठीक है जी। अब यहाँ से हमको इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप फिर क्या करिए, जीरो बनाइए, जितना देर में जीरो बनाइएगा सिंपल एक्सप्रेशन है, नंबर है, सीधा वैल्यू निकाल लीजिए। बात समझे। तो ये नहीं कि हर समय प्रॉपर्टी ही अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी तब अप्लाई आपको सिखा चुके हैं जब कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ जाए, जिसको सीधा एक्सपेंशन करने से कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तब करिएगा। छोटा मोटा नंबर आया तो ऐसे ही धरा दीजिएगा, समझ गए। तो ऐसा है, अब बचपन तक भोजपुरी बोले हैं तो बचपन वाला कंट्रोल। तो देखिए देखिए
यहाँ पर इसके लॉन्ग हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/2 मॉडुलस ऑफ, इसके लॉन्ग कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ 1 A1 और इसको ढक दीजिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी -4 और क्या -10, यही ना होगा जी। एंड फिर माइनस ऑफ 1 एंड इसको ढक दीजिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 3 और माइनस क्या 5 का 20, ऐसा हो जाएगा। और फिर माइनस के बाद प्लस ऑफ 1 और 1 जिस रो कॉलम में ढक दिए 6 और माइनस कितना हो जाएगा -16, ओके है। और इसका मॉडुलस है, ये मॉडुलस थोड़ा बड़ा लिख लीजिए। अब जोड़ घटाव करिए, -14 ये वाला +17 और ये वाला +22, सबको अगर जोड़ेंगे तो 3 22 25 हो जाएगा, 25/2 और लास्ट में स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट। एरिया निकालना सीख लिए। चलिए कॉलिनियर से रिलेटेड प्रॉब्लम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये वाला बता, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, कर है इफ द 3 पॉइंट्स दिस आर कॉलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये 3 पॉइंट है, कॉलिनियर है, तो वैल्यू निकालिए। देखिए क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे कहा जा रहा है, ए है, नाम दे देते हैं पॉइंट्स का, 2 -6 है, और फिर बी दूसरा पॉइंट है, 5 4 है, और तीसरा पॉइंट सी है, कितना है x4 है। तो आपको कहा गया है ए बी सी कॉलिनियर है, ए बी सी आर कॉलिनियर। कब बंद करिए, तो कॉलिनियर होगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ, आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। और उसमें मॉडुलस वाला टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, हाफ वाला टर्म जो लिखने की जरूरत नहीं है, उसका एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, तो यहाँ पर सीधा लिख देना है हाफ और इनटू, हाफ ऑफ लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा एक बार, अच्छा लिख देते हैं, क्या करिए, यहाँ पर सीधा एक्सप्रेशन 0, तो यहाँ पर पहला वर्टेक्स लिखिएगा, दूसरा वर्टेक्स लिखिएगा दूसरा में, तीसरा वर्टेक्स लिखिएगा तीसरा में, और तीसरा कॉलम क्या 1 1 इक्वल टू 0। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ हाफ और मॉडुलस लिखिएगा भी तो वो क्या, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एरिया ये पूरा होता है, लेकिन वो 0 होगा तो तभी होगा जब ये एक्सप्रेशन क्या होगा 0 होगा। बात को समझे, इसलिए उसको मॉडुलस और एक्सप्रेशन हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हटा दे रहे हैं, सीधा ऐसा। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो फिर उस टाइप से हमको x निकालना है, तो x एक ही जगह पर है, तो ऐसे निकालिए कि वो जिस रो में या जिस कॉलम में है, तो x एक जगह आएगा, बाकी कांस्टेंट एक जगह, सीधा x निकल। 0 बनाने का टाइम बर्बाद मत करिए, सीधा इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही ना होता है। तो प्लस x और जिस रो कॉलम में ढक के निकालिए -6 -4, एंड फिर उसके बाद -4, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 2 माइनस क्या 5, 2 -5 और फिर +1, और जिस रो कॉलम में रखिए 8 और माइनस क्या 30, ऐसा हो जाएगा, इक्वल टू क्या 0। अब देखिए क्या बन रहा है, ये -10 हो जाए x हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 3 + 12 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, +38 इक्वल टू 0। मतलब एक -10x एंड इज इक्वल टू -50, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया, ऐसा हो, ये निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, कहा गया है राइट द
इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इस दो पॉइंट से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो अभी बताए हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। इस पर का दो पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट वेरिएबल लेते हैं, उसी में हमको रिलेशन लिखना रहता है। तो क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया हुआ है ए माइनस ऑफ 1 सॉरी माइनस ऑफ 2 और 3, और कितना दिया हुआ है बी, तो 1 4 है। तो इसी ए बी का इक्वेशन लिख, तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, पता है 3 डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला रो में एक्स वाई, दूसरा रो में जिस पॉइंट से पास करा उसका पहला वर्टेक्स, तीसरा रो में दूसरा वाला वर्टेक्स, और तीसरा कॉलम 1 1 1 इक्वल टू 0। जनरली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन होता है, तो एक्स वाई में इसको लीनियर बना के हम लोग लिख देते हैं। इसलिए क्या करिएगा, एक्स वाई यहीं पर है, इसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्स वाला टर्म एक जगह आएगा, वाई वाला टर्म एक जगह आएगा, कांस्टेंट टर्म एक जगह आएगा। तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा, पहला प्लस एक्स और एक्स जिस रो कॉलम में ढक के लिखिए 3 माइनस क्या 4, 3 माइनस 4, एंड फिर क्या यहाँ पर माइनस ऑफ वाई, वाई जिस रो कॉलम में ढक के लिखिए कितना बनेगा -2 -1, -2 माइनस ऑफ 1, फिर उसके बाद क्या प्लस ऑफ 1, 1 जिस रो कॉलम में है ढक के लिखिए -8 -3, -8 -3 इक्वल टू क्या जी। और यहाँ से अब आप लिख सकते हैं -x, ये वाला +3 ऑफ y हो जाएगा, और ये वाला -11 इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा, ये वाला x और -3 ऑफ y एंड +11 इक्वल टू, ये निकालना। चलिए और प्रॉब्लम पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर, या उससे पहले 11 देखिए, तो 11 में क्या है देखिए, कर है so that the points this are collinear, इस पॉइंट्स को कॉलिनियर दिखाना है। तो कॉलिनियर दिखाना है पॉइंट्स को, तो क्या करना है आपको, पॉइंट्स को कॉलिनियर दिखाना है। इस क्वेश्चन को भी लेके चलते हैं, आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा नहीं, बस समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट्स कॉलिनियर कब होगा, एरिया 0 शो करना है कि कॉलिनियर है, तो एरिया 0 दिखा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ, पहला रो में पहला वर्टेक्स तो ए एंड बी प्लस सी हो जाएगा, दूसरा रो में दूसरा वर्टेक्स बी और सी प्लस ए हो जाएगा, तीसरा रो में तीसरा वर्टेक्स सी और क्या ए प्लस बी हो जाएगा, और कुछ तीसरा कॉलम में 1 1, ऐसा होता है। अब इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, इसको अगर ऐड कर देंगे तो सब सेम हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ऐड कर देते हैं। कॉलम 2 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 कर देते हैं, तो देखिए फायदा क्या होगा, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ ए बी सी, और ए वाला ए प्लस बी प्लस सी, ए वाला भी ए प्लस बी प्लस सी, ए वाला भी ए प्लस बी प्लस सी, और इधर 1 1 1 हो गया। ये दोनों इसमें से इसको कॉमन ले लीजिए तो आइडेंटिकल हो जाएगा, या ये प्रोपोर्शनल है, अभी इसके प्रोपोर्शनल है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि कॉलम 2 इज प्रोपोर्शनल टू कॉलम 3, और यहाँ से आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, और एरिया 0 होता है तो इसका मतलब पॉइंट्स ए बी सी आर क्या होता है, कॉलिनियर होता है, ऐसा है। तो इस टाइप से एक और लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर, शांत हो जाइए 2 मिनट और, कर है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट,
वर्टिसेस आर दिस, इसमें के एक अननोन है, तो के का वैल्यू बताइए। इस ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, उसमें एक अननोन रख दिया है के, और उसका एरिया ही दे दिया है, और कह रहा है जब एरिया दिया हुआ है 35, तो बताइए कि उसमें के एक अननोन है वो क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है जैसा बोला जा रहा है उसके अनुसार फिगर बना देते हैं। अब वर्टेक्स का नाम दे दीजिए। ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 2 - 6 है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो आपको दिया हुआ है 5 4 है, और सी का कोऑर्डिनेट है के 4 है। फाइंड करना है के निकालना है। जब एरिया 35 दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको दिया हुआ है 35, यही है। तो अब एरिया निकालना जानते हैं, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस नहीं छोड़िएगा नहीं तो गलत हो सकता है, हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ पहला रो में पहला वर्टेक्स 2 - 6, दूसरा रो में दूसरा वर्टेक्स 5 4, तीसरा रो में तीसरा वर्टेक्स के 4, और यहाँ 1 1 1 इक्वल टू इसका मॉडुलस 35 हो गया ऐसा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और इसको के निकालना है तो इसी के अलॉन्ग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो ये वाला हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के और के जिस रो में है और जिस कॉलम में ढक के निकालिए, तो -6 - 4, -6 - 4 हो गया। फिर उसके बाद प्लस के बाद माइनस -4, और 4 जिस रो और कॉलम में ढक के निकालिए, कितना बनेगा, तो 2 - 5, 2 - 5। अब फिर प्लस के बाद माइनस के बाद +1, 1 जिस रो कॉलम में ढक के लिखिए, 4 दूना के 8, और -30, तो 8 माइनस क्या, -30 हो जाएगा, -30 ऐसा बन गया। और इसका मॉडुलस नहीं छोड़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, और इस 2 को उठा के इधर पटक दिए, तो ये 2 और इंटू क्या 35 हो जाएगा। इसको जोड़ घटाव करिए, -10 के हो जाएगा, और यहाँ पर ए वाला +12 हो गया, और ए वाला +38 हो गया, और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 70 हो गया। अब यहाँ से ये मॉडुलस है, डिटरमिनेंट मत समझ जाइएगा, ये क्या है, मॉडुलस है, ये वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए, और इसको अब लिख सकते हैं -10 के एंड प्लस कितना, 50 हो जाएगा, और इसका मॉडुलस इज इक्वल टू कितना, 70 हो जाएगा। आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x अगर कोई पॉजिटिव नंबर a के बराबर होता है तो x इक्वल टू +- a होता है, इसी का यूज करिए। तो यहाँ से -10 के एंड +50 इक्वल टू क्या, +- 70 हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 के को उधर ले जाइए, बाकी को उधर कर दीजिए, 10 के इज इक्वल टू 50 और माइनस प्लस क्या 70, इसका मतलब के का वैल्यू माइनस वाला लीजिएगा तो -2 हो जाएगा, और प्लस वाला लीजिएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इधर कर दिए हैं, इसको इस साइड में कर दिए हैं, तो के का वैल्यू क्या हो गया, -2 होगा या क्या, +12 होगा। इसको ऐसे लिखिएगा ना, माइनस वाला लीजिएगा तो 20 हो जाएगा, और प्लस वाला लीजिएगा तो 120 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये वाला माइनस होगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट बेसिक था, और आगे नेक्स्ट क्लास में आईआईटी का एडिशनल बताएंगे। जो लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑप्शनल है, आ भी सकते नहीं भी आ सकते, आइएगा तो फ़ायदा ही करेगा। संडे को इसमें का कुछ डाउट होगा वो बताएंगे, और संडे को टेस्ट भी है, ठीक है, नोट करिए, भाग जाइए।